बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज के शो में कुछ स्पेशल नहीं है। अगर मैं ख़ास तौर पे न्यूज़ की बात करूं तो मैं परेशान गई हूं कि मुसलसल 3 दिन से हमारी लीड स्टोरी क्या चल रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा। वो कहा जाता ना कि खबर कुछ आपको नया बताने के लिए दी जाती है, अब ये कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है ये सिर्फ परेशानियों में इजाफा ही किया जा रहा है और ये हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, ये चीज़ें अब आपको मज़ीद परेशान करने वाली हैं। आई डोंट नो कि ये स्टॉप जो है बिजली की कीमतों को कहाँ जाकर लगेगा, किस मद में इजाफा किया जा रहा है, अब तो ये चीज़ें समझ से बाहर होती जा रही है। खैर ये मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों सब कुछ हो रहा है, ये हम आगे चल के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। सेकेंडली, अभी जैसे ही मैं न्यूज़ सुन रही थी तैयार होते हुए तो मुझे बार बार एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही थी जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, मोटरवे भी बंद है, तो धुंध की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सफ़र नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग अपना वीकेंड प्लान करते हैं जिन्होंने दूसरे शहरों में जाना है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगी, थोड़ी सी वेट कर लीजिए, मोटरवे पर सफ़र करें। और इसके साथ साथ अगर आप शहर के अंदर भी कहीं सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जब आप कहीं जाते हैं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा धुंध होती है, तो आप एहतियात के साथ ड्राइव करें ताकि आप अपने सफ़र को महफूज बना सके। कुछ दीगर खबरें भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ जैसे कि हमने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पे ऑलरेडी ये चीज़ आपको बता दी थी कि आज डॉक्टर हारून नबी हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात करने वाले हैं स्किन के मसाइल के हवाले से, जो कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों को ही रहते हैं और मर्द और ख़ातीन दोनों ही परेशान रहते हैं जल्दी मसाइल की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा इशू आजकल क्या देखने में आ रहा है जी, हेयर रिमूवल, लेज़र का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो मेरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि लेज़र का इस्तेमाल कितना मौसर है, कौन सा लेज़र जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आगे चल के हमने प्रोग्राम में ये चीज़ें तमाम डिस्कस करनी है, आपने हमारे साथ ही रहना है। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले कुछ मौसम की सूरत हाल से। जी, तो मौसम की सूरत हाल, इससे पहले कि बाहर की जाने मेरे पास डिटेल्स हैं आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है, तो चलते हैं टेम्परेचर की जानिब और आपको बताते हैं आज के पूरे दिन का टेम्परेचर क्या है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह 9 बजे आपके सामने है जी, आप देख सकते हैं 14 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉग। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जैसे मैं सुबह ऑफिस आ रही थी वाकई ही फॉग अच्छी खासी ज़्यादा थी, तो फॉग थी और इसके साथ साथ विंड स्पीड थी जी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ह्यूमिडिटी 95% रिकॉर्ड की गई थी। 9 बजे के बाद बढ़ते हैं जी 12 बजे। मौसम कैसा रहेगा? 12 बजे 21 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉग होगी, विंड स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी कम होती हमें नजर आ रही है, 59% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी दोपहर 3 बजे। कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं मौसम में बेहतरी आ रही है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड और सनशाइन। और इसके बाद जी विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी 50% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट शाम 6 बजे का मौसम कैसा होगा, क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे शाम होती चली जाती है तो मौसम में तब्दीली भी आती है जी। 19 डिग्री सेंटीग्रेड, विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी हम देख रहे हैं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 61% रिकॉर्ड की जाएगी। और इसके बाद आ जाए रात 9 बजे का मौसम आपके सामने है, पार्शली क्लाउडी होगा, 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विंड स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी एक बार फिर से बढ़ गई है जो कि 82% रिकॉर्ड की जाएगी। वेदर डिटेल्स, आज का मौसम कैसा रहेगा ये तो आपने जान लिया, सारे दिन का टेम्परेचर हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। शहर का टेम्परेचर कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हर तरफ महंगाई की ही गूंज है। तो आज की टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। लीड स्टोरी है हमारे पास जी, 3 रोज में आवाम को तीसरा झटका, बिजली फी यूनिट 1.95 रुपए देना होंगे। महंगी गैस के बाद मीटर का किराया भी दुगना, किराया 20 रुपए के बजाय 40 रुपए देना होगा। बल्दिया लाहौर नादरा की नादहिंदा शहरियों को पैदाइश अमवात इत्तलाक के सर्टिफिकेट का इजरा रुक गया। और पंजाब की तारीख में सबसे बड़ी बेज़ाब्ती, 25 अरब के अखराजात का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। रिकॉर्ड गायब होना तो कोई बात ही नहीं रह गई है, ये तो मेरे ख्याल से अब रिवायत बनती चली जा रही है।
हम इस खबर को डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। आज की पहली खबर की तरफ भी बढ़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर गज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का पहले करम। तो एक मरतबा फिर मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। ये भी बताएं कि कैसी नई लाइफ महसूस हो रही है, असल ज़िंदगी में अब आप गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब, अल्लाह ताला का करम है और बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है। लेकिन वो ऑफिस आके ना दोबारा से ऐसे लग रहा है कि वही वाली रूटीन है। घर जाए तो पता चलता है देयर इज समथिंग चेंज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए ना, असल ज़िंदगी अब आपकी स्टार्ट हुई है। हम हमारे व्यूअर्स जितने भी प्रोग्राम देखने वाले आपके लिए दुआ गो है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त और खुशगवार है। थैंक यू सो मच। और यही दुआएं हैं, यही अपनों का प्यार है। हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क पूरी फैमिली की तरह हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमारे अपने ही लोग जो हर रोज़ आ रहे हैं वो विश भी कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से भट्ट साहब आपका भी, पूरी मेरी टीम का, पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क का और तमाम लोगों का जिन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं। और इस टाइम आयशा हंस रही है। आयशा, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आयशा ने कहना इसको अपनी खुशियाँ और अपनी शादी की बातें अभी तक भूल ही नहीं रही हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जी, तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। 3 रोज़ में अवाम को तीसरा झटका। आप यकीन मानिए, मैं परेशान हो रही थी। हर रोज़ अखबार पकड़ते लीड स्टोरी, बिजली की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, मतलब, और आज फिर यही खबर है। कल भी हम यही समझ लें, इस चीज़ को, इस लीड स्टोरी को, खबर को, हम स्पेस को बिजली की कीमत के लिए रख लें कि हमने यहाँ पे यही खबर देनी है हर रोज़। देखें, मेरी बात सुने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था घबराना नहीं। बट सब चेंज कर लें, अब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कुछ नहीं आया। देखे ना, ये बात बहुत आगे निकल गई है। कहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बात बहुत आगे, ये घबराने से भी बात आगे निकल गई है। नहीं निकली ना, नहीं निकली ना। ये देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में मौजूद थे। मैं सिर्फ 2 जुमले, दो जुमले जरूर। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह गरीब और पिसे हुए अवाम की जिंदगी में हर मुमकिन आसानियाँ फराहम करना है। मेरा ख्याल है वो यहाँ पे ना, वो बनाते हुए ना गलत हो गया। उनका कहना यहाँ पे ये था कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह गरीब और पिसे हुए अवाम को जिंदा दरगोर करना है। बट साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही होना चाहिए था। ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों के मसाइल सुने, टेलीफोन कॉल्स ली, क्या किसी ने नहीं ये कहा कि ये मसाइल हैं, इतने परेशान हैं? वो चाहे एक एडिटेड तमाम सेगमेंट था, प्लान था। हम पे तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि हम पकड़ के लोगों को रोते धोते दिखा देते हैं। वहाँ पे क्या सभी लोग खुश नजर आए थे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करना है, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को मेरे जैसा कोई हमने तो जिसारत ही नहीं की, हमने जिसारत ही नहीं की। हमें पता था फोन मिल रहा है। जिसारत कर भी नहीं सकती हैं। आपको पता है कि वो फिर वो कहेंगे तारीफ मैं अपनी शायद कर रहा हूँ। वो 1-2 मीटिंग्स के अंदर ना नाम गया तो उन्होंने मेरा नाम यूं करके काट दिया। मैंने पूछा जी क्यों? उन्होंने कहा जी बट सब नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं लगी मैं इसको तारीफ समझूं या अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूं। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बेहतर करना चाहिए, मैं वाकई नेगेटिव रिपोर्टिंग करता हूं। तो वो बात ये कि आप और मैं क्यों फोन करेंगे? मुझे ये बताएं, नेगेटिव रिपोर्टिंग चले, हमने तो मान लिया, हमें पॉजिटिव कुछ नजर क्यों नहीं आता? पॉजिटिव देखे ना, हमारी आंखों के ऊपर वो वाली पट्टी नहीं ना बंधी हुई। आप देखे ना, हम 3 दिन से एक ही लीड लगा रहे हैं। नवीद साहब सीनियर हैं हमारे, नवीद साहब सर अब ना लगाइएगा, वो कोई पॉजिटिव रिपोर्टिंग करे ना। यहाँ पे हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग दे कि 3 रोज में आवाम को एक बड़ा रिलीफ बिजली यूनिट। बट साहब, पॉजिटिव पता क्या हो सकता है? आप 3 दिन बताएं बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन फिर वो हुकूमती बयान जो सामने आता है ना, मुआशी इशारे यहाँ पर चले गए हैं। गरीब आदमी को क्या पता? गरीब आदमी को कुछ नहीं पता कि हमने कहाँ पे ग्रोथ पहुंचा दी है। गरीब रो रहा है तो उसको रोने दे। असल हकीकत फिर ये है। देखिए, हकीकत तो डे बाय डे सामने आ रही है इस हुकूमत की। अब मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए इस हुकूमत को किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाऊं। सोचता हुआ आ रहा था किसी दिन तो कोई अच्छी कोई चीज आएगी। अब कल सारा दिन मैंने सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर का एक जुमला बताया है। अगर वो पूरी खबर पढ़ूं ना तो उसके अंदर आपको यही नजर आएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से, इस हुकूमत से ज्यादा अवाम का हमदर्द, अवाम के दुख दर्द को समझने वाला कोई लीडर है ही नहीं। आप देखिए, आप मदीना की रियासत की बात करती हैं, आप नहीं, सॉरी माजरत, ये हुकूमत मदीना की रियासत की बात करती है। देखिए, मदीना को इस मामले में अब ये अब रिलेट करना छोड़ दें, खुदा के लिए छोड़ दें। मैंने लास्ट टाइम भी जब प्रोग्राम में आया तो एक स्टोरी थी कि एक बच्चे ने पेंट ना मिलने के ऊपर सुसाइड कर ली।
ये आप उन दिनों शादी में मसरूफ थी, हमने ये आप मुझे बताएं मदीना की रियासत में ये चीज़ होती है कि एक बच्चा यानी कि जिसका बाप पैसे ना कमा सके, उसकी माँ घर में काम काज करके इतने पैसे ना ला सके कि 700-800 रुपए की वो अपने बच्चे को पैंट लेके दे सके। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आपके कुत्ते जो उनसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सही कह रहे हैं आप अपने कुत्तों को जो खाना खिलाते हैं, इस तरह की चीजों आप जो अपने कुत्तों को खाना खिलाते हैं वो हजारों रुपए का है, लाखों रुपए का। कुत्ते आपकी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, फैमिली जब आपकी कुत्ते हैं तो आप मुझे बताएं फिर आवाम कहाँ पे किसी को नजर आएगी। ये बिजली का यूनिट 2 रुपए, यानी कि ये 2 रुपए नहीं है, ये 1 रुपया 95 पैसे, ये 2 रुपए नहीं है। आप इसके अंदर पिछले 3 दिन का भी ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप छोड़ देना उस चीज को। सब्जियां, पेट्रोल, जितनी अशाया खोरो नोश है, जितनी आपके कपड़े हैं पहनने वाले हैं, जूते, ये सब उस चीजों के अंदर इजाफा हुआ है। यानी कि हम सिर्फ ये कि ना बिजली का यूनिट महंगा हुआ, बिजली का यूनिट नहीं महंगा हुआ, हर चीज महंगी हो गई है। हुकूमत का असल में एक ही हदफ है, एक ही हदफ है, गरीब मुकाओ मुहिम। मैं कहता हूं उनको हर जगह पे करना चाहिए। हम इस मुल्क से गरीब का खात्मा कर देना चाहते हैं। गरीब रहेगी कोई का खात्मा मेरे ख्याल से तो जिस तरह लोग दुहाई देते नजर आ रहे हैं, गरीब का खात्मा हो जाएगा तो बाकी बच क्या जाएगा। सर देखें, आप इसके बाद जितनी आप महंगाई आपने कर दी है, अगर इसके बाद लोग करप्शन ना करें, लोग चोरियां ना करें, लोग डाके ना डालें, लोग घरों के अंदर घुस के या मोटरसाइकिलों पे जो ये नजर आते हैं हमें डाकू, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, चीजें छीन लेते हैं घर की दहलीज के ऊपर, ये काम ना हो तो फिर और क्या होगा? यही होगा ना। अब देखें, अभी ये नहीं, अभी जो मजदूर है जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, जो इस चौक में आप चले जाएं वेट कर रहा होगा, आप गाड़ी लगाएंगे, वो सारे मजदूर पल पड़ेंगे कि मुझे कोई ले जाओ, मुझे कोई ले जाओ। बिल्कुल। मुझे आप बताएं, वो मजदूर गाड़ी वाले को, मोटरसाइकिल वाले को छीन के उसका पर्स ना छीने तो वो फिर क्या करे? वो डाके ना डाले तो क्या करे? वो यही करेगा, वो यही करेगा, क्योंकि उसके बाद खाने को जब नहीं मिल रहा तो आप मुझे बताएं डाके, चोरियां और ये फिर सारी चीजें होंगी। ये गरीब मुकाओ मुहिम के ऊपर है और मुझे ये समझ नहीं लग रहा कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो किधर ले जा रहे हैं। क्या नजर नहीं आ रहा किसी को कि क्या हो रहा है? अच्छा, आप जो बात करें बिजली का यूनिट महंगा हो गया, अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, सब्जियां महंगी होगी एनआरओ नहीं दूंगा, फला चीज हो गई एनआरओ नहीं दूंगा। ओ यार खुदा ये ऑपोजिशन ने पता नहीं कब हवासों से उतरना है और कब इनको असल हकीकत। सर आप जिस मर्जी प्राइम मिनिस्टर साहब के जिस मर्जी इवेंट पे शुरू हो जाए, अपोजिशन से वो शुरू होते हैं, अपोजिशन पे वो जाके खत्म और वो पहले दिन से सवार है। मुझे तो समझ, वो अभी तक अपने आपको प्राइम मिनिस्टर समझ ही नहीं रहे हैं। वो एनू लै वो थल्ले पाईजान एनू कंटेनर से फिर खिलार दे कुछ तो रिलीफ दे। अच्छा भट्ट साहब, एक यहाँ पर मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही, ऑपोजिशन ने भी बड़ा वावेला महंगाई का मचाया था, आजकल कुछ दबती हुई आवाज भी ऑपोजिशन की नजर आ रही है। ये सब सियासत नहीं कर रहे? मुझे मैं आपको बताऊं, मुझे सम टाइम ना वो जमात इस्लामी वालों की बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ये सारे एक ही हैं। सही क्या? और ऑनेस्टली यही महसूस होता है। आप ये देखें, महंगाई हो रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, उनको अपनी पड़ी है। और ऑनेस्टली हुकूमत भी इस हवाले से बिल्कुल ठीक कहती है। फिर वो एनआरओ वाली बात भी सही लगती है, इनको आज आप बाहर भेज दें। कौन सा बंदा मुझे बताएं, लाहौर के अंदर कितने के बंदे बाहर निकले हैं नून लीग के? चले पीपल्स पार्टी को मैं छोड़ देता हूँ, पीपल्स पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं ना करती। लाहौर तो किला है ना नून लीग का। कितनी की नून लीग बाहर सड़क पे आई है महंगाई के ऊपर है। जब पीटीआई अपोजिशन में थी, चले कुछ ना कुछ तो करती रहती थी ना, कुछ ना कुछ तो करती रहती थी ना। शहबाज शरीफ साहब ने लगा लिया था ना कैंप जाके, आपको याद है? बिल्कुल, मीनारे पाकिस्तान वाला जब बिजली गई। बिल्कुल। अब क्या है? अब पांगपी के साथ शोबाजियां, उसको तो शोबाजियां कहा जाता था ना। शोबाजियां अब किधर है? अब क्यों नहीं लगाते? आए माल रोड पे कैंप लगाए, आए हर शहर। असल में मकसद अभी अवाम की फलाह नहीं ना है, मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। वो चाहे फिर हुकूमत कर रही है, वो चाहे फिर ऑपोजिशन कर रही है, एक दौड़ लगी है और सभी उसमें दौड़े जा रहे हैं और अवाम को अपने पैरों तरे में तो ये कहूंगी कुचलते चले। प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से शुरू होता है, अपोजिशन में खत्म होता है, अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर से शुरू होती है, प्राइम मिनिस्टर पे लाके खत्म कर देती है। बिल्कुल ऐसे। मकसद ये है कि अवाम किधर है? इधर आपको अगर कहीं अवाम नजर आ रहे हैं तो मुझे बताइएगा। मेरा ख्याल है कि वो चाय के अंदर मक्खी गिर पड़ते हैं ना, यूं करके चुपके सूट देने वो गई थी। सही मिसाल दी है भट्ट साहब ने। अवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है
खबर को मैंने वाइंड अप करना है कि 72 घंटे में फी यूनिट कीमत 4 रुपए 31 पैसे बिजली की बढ़ा दी गई है। आपने घबराना नहीं है क्योंकि भट्ट साहब ने स्टार्ट यहाँ से किया है, ये सिलसिला भी शुरू हुआ है। अभी तो गर्मी आनी है और अभी तो आप देखें कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। बट सब पार्टी शुरू हुई है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, हमारे पास खबर अगली ये होगी जी, महंगी गैस के बाद मीटर का किराया भी अब दोगुना कर दिया गया है। किराया 20 रुपए के बजाय 40 रुपए देना होगा, मतलब आपको सुकून से जीने नहीं देना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की खबरें होने के बावजूद मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ। मैं और भट्ट साहब अभी ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि कोई चीज़ ऐसी नहीं रह गई है जिस पर आपको कीमतों में इजाफा नजर आ रहा हो। भट्ट साहब, हर चीज़ पर टैक्स लगने वाला है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होने वाला है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। खैर, ये तो ऑन लाइटर नोट था। परेशानी की चीज़ें वाकई ये बनती जा रही हैं कि अभी कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि आपको गैस के मीटर का भी किराया देना पड़ता है। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में भी ये इजाफा हुआ है। भट्ट साहब ने जैसे मुझे बताया 20 रुपए के बजाय अब 40 रुपए देना होगा। जी भट्ट साहब, मैं परेशान हो रही हूँ। मैं क्या तबसरा करूं, मैं आपको बताऊं। अच्छा समझ जाए, इनका बस चले ये हर चीज के ऊपर किराया लगा दे, पैसे लगा दे, टैक्स लगा दे, समझ जाए हर चीज के ऊपर। ऐसे ही है, हालात यही है। बिल्कुल, मकसद ये है कि हर चीज इन्होंने बेच दी है, हर चीज के ऊपर इन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से और पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने पैसे भी ले लिए हैं। यानी कि जो दूसरों के ऊपर तनकीद के नश्तर चलाते थे कि आप लोन ले रहे हैं, उन्होंने लोन ले लेके हद कर दिया। 20 रुपए की बजाय 40 कर दिया। पाए तुम 100 भी कर दोगे, लोगों ने देना है। बिल्कुल, देखें आप 100 भी कर देंगे, देखें नहीं लेंगे आप आके मीटर काट देंगे उस बेचारे का, उस बेचारे को फाइन कर लेकिन भट्ट साहब ये जुल्म भी सिर्फ गरीब के साथ ही होता है। बिजली चोरी, बड़े बिजली चोर, बड़े गैस चोर, उनके साथ तो ये कुछ नहीं होता। देखिए जरा एहतियात के साथ और अदब के साथ आप कहा करें, आप ये मत कहा करें बड़े बिजली चोर, बड़े गैस चोर, बड़े मगरमच्छ। फिर अच्छा, बात, अच्छा नहीं, मैं नहीं कहती, अदब के साथ, हद्दे अदब। ये आप ये इस तरह की चीजें मत करें PTI की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए अदब के साथ भी थोड़ा सा डर के भी कहना चाहिए मेरे ख्याल से। आपने बात करनी है और पूरी तमीज के साथ आपने बात करनी है कि ये अवाम की फलाह के लिए वो कर रहे हैं। ये 40 की बजाय अगर 100 भी करेंगे, सर हमने देना है, हमारे सर आंखों के ऊपर हमने देना है, क्योंकि हम इनको लेकर आए हैं, इसलिए देना पड़ेगा। दिल पर हाथ रख के बताएं वो सब जिन्होंने इनको वोट दिया। बट सब पर मैं नहीं वोट देता है नहीं, लेकिन आपको मैं हमेशा ये कहती हूँ आपने वोट नहीं दिया, लेकिन आप चूंकि बीट करते हैं तो हम तो समझते हैं कि बस आपने जब मैं बीट करना है मैं कि कहते हो कोई कारकुन या पार्टी हर बारी मैं हाजी साहब ये CEO साहब को रिक्वेस्ट करें ए बीट मेरे को वापस ले लो, ताना बर्दाश्त नहीं है जी मैं। लेकिन ये देखें कि आपको नेगेटिव रिपोर्टर कह दिया गया है, तो आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह से निभाते रहेंगे। पहले गैस महंगी हुई, अब ये जो 20 रुपए मजीद एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये सिर्फ 20 रुपए यहाँ नहीं है, बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया, पेट्रोल भी हर 15 दिन बाद बढ़ रहा है, आपने ग्रॉसरी भी करनी है। तो आप आम आदमी का लाइफस्टाइल बेहतर करने के दावे कर रहे थे, आप बड़े बड़े ख्वाब ये दिखा रहे थे इतनी नौकरियां दी जाएंगी, आप तो जो रही सही कसर आवाम की जेबों में थोड़े बहुत पैसे रह गए ना, वो भी मेरे ख्याल से और 4-5 महीनों में कंगला कर देंगे आवाम। देखिए आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है, आपकी ये शादी आपके पास सलामियां इकट्ठी होंगी, आपकी जेब में होंगे, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। अब मेरी जेब में 20 रुपए है, आप कह रही हैं थोड़े बहुत पैसे होंगे, आप चाह रही हैं ये 20 रुपए भी निकल जाए, खुदा का नाम लें। वैसे आपस की बात है, ये 20 रुपए आप संभाल के रखें, ये जो इजाफा हुआ है ना 20 रुपए मुझे लग रहा है मुझे लगता है ये भी निकल जाने हैं पैसे। इन्होंने आपकी जेबों में से सारा कुछ निकाल नकूल लेना। मुझे लगता है कि वो वक्त आने वाला है कि जो बंदा साइकिल पे कहीं अपनी मजदूरी के लिए जा रहा है, जो बंदा बाइक पर जा रहा है या जो बंदा गाड़ी पे जा रहा है, वो अपने साथ कोई खाने पकाने की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ वो लेके जाया करेगा जो रास्ते में खड़ा के कहेगा पाए ना मेरे को ख़रीद लो, वो पाए ना ख़रीद लो। यानी कि ये कंडीशन आने वाली है। जो जॉब वाला बंदा है सर, किसी की पूरी नहीं पड़ रही है, किसी की भी। अगर 1 लाख रुपए भी किसी की सैलरी है ना, तो
वो अगर रेंट के घर में रह रहा है, देखिए कितने कितने लोग रेंट के घर में रह रहे हैं। बिजली की आपने प्राइसेस डे बाय डे आपने खुद का, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस आपने बढ़ा दी हैं, दाल सब्जी आटा गोश्त आप जो मर्जी लेने के लिए चले जाए, सबकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। आप मुझे बताएं, जिसकी 1 लाख, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरी इतनी सैलरी है, मेरा उसमें पूरा नहीं पड़ रहा, तो आप मुझे बताएं जिसकी 50,000 सैलरी है वो किस तरह पूरा करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे पूरा करेगा? नहीं कर सकता। आपने बच्चों की फीसें देनी है, आपने बिल अदा करने हैं, आपने रोजमर्रा इस्तेमाल की। आप देखिए इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, सरकारी मुलाजमीन बाहर बैठे रहे हैं। देखिए हर बंदे ने अपना किचन चलाना है। अब हर बंदे के घर में कुत्ते तो नहीं है ना, हर बंदे ने कुत्ते तो नहीं रखे हुए ना, हर बंदा कुत्ता तो पिजारों में लेके नहीं फिरता ना, हर बंदे के पास इतना टाइम तो नहीं कि अपने कुत्ते को जाके खाना खिलाए, और वो भी इम्पोर्टेड किस्म का। भाई इंसान है, हम इंसानों ने खाना है। मुझे लगता है कि ये वक्त भी आने वाला है कि हवा के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। जिस बंदे ने हवा लेनी है, इतनी खौफनाक बातें ना करें, इतनी मिलीमीटर लेनी है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, ये जिसने देखना 20 की बजाय 40, गैस के बिल कितने कितने आए हैं, और गैस आ नहीं रही है। इसके बावजूद आपने गैस महंगी की, गैस नहीं आ रही, लोगों को बिल ज्यादा आ रही हैं, उस पर आप सितम ये कर रहे हैं कि आप किसी ना किसी मद में बस ये प्लान कर रहे हैं कि आपने इतने पैसे और जेबों से निकलवाने हैं। हाँ, मुझे याद आया, वो जो आपने वो पैसे दिए हैं ना, वो नैब ने और वो जो हुकूमत ने मिल मिला के, वो कौन सा है, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया, वो गोरे नु जिन्हों देते ने पैसे, वो काफी बड़ी रकम देती है इन्होंने। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वो मैनू लगता पैसे इधरों पूरे करने ने इन्होंने सारे ने। बिजली की कीमत बढ़ा दियो, 40 रुपये इधरों पा दियो, 26 रुपये उधरों खिंच लवो, 50 रुपये उधरों खिंच लवो। ए पा पू के जो पैसे गए ना इन्होंने उत्थे देने नहीं है, क्योंकि वो दिन आज भी मुझे याद है जब कैप्टन मुबीन एक दिन पहले हमारे ही सिटी 42 के शो में शिरकत करके गए, और उसके बाद वो जो एहतजाज चल रहा था वहाँ पर वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए पहुँचे ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना रहे, राहगीरों को मुश्किलात का सामना ना रहे, रोड वो खुलवा सकें, एहतजाज ख़त्म करवा सकें, ट्रैफिक क्लियर करवा सकें। और ये माँ जो आज 4 साल गुजर जाने के बावजूद आंखों में इसी तरह से आंसू लिए बैठे हैं, बिलाशुबा कौम के बहादुर सपूत जो हैं हमेशा कौम का फ़ख्र रहते हैं। और इस माँ के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि आज इतने खूबसूरत अंदाज में उनके बेटे को याद भी किया जा रहा है, खिराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। लेकिन चाहे जितना मर्जी ये बड़ा कारनामा था, चाहे ये बहुत बुलंद रुतबा है शहीद का, माँ का दुख जो है वो आज भी उसी तरह से ताज़ा है। आज भी उनके आंखों में जैसे आंसू हैं, बेटे का कोई नेमुल बदल नहीं है। आज भी वो ये यकीन मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा उनमें मौजूद नहीं। बट साहब मुझे आपका एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ देखिए जी, अजीम कौम की अजीम माँ और अजीम सपूत मुबीन साहब जो हैं वो नहीं गए हैं, बल्कि वो यहीं पर हैं। शहीद ज़िंदा होता है और शहीद ज़िंदा है, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी जो खिदमत थी ये वही चीज़ है कि हम आज उनको याद कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि इस कौम का हर फर्द, हर बच्चा मुबीन को याद करता है। और एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर मैंने ईमान से नहीं देखा। और बिलाशुबा जिन माओं के ऐसे बहादुर और नाडर बेटे होते हैं वो हमेशा जो है उन माओं का सर फख्र से बुलंद भी रहता है। और मैं दुआ करती हूँ कि हर माँ को इस तरह का बेटा मिले और हर माँ को ये फ़ख्र का दिन देखना पड़े। तो हमारी बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात और दुआएं जो हैं वो कैप्टन मुबीन के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि हैं लोगों के मसाइल और जिनको मेरे ख्याल से मसाइल समझा ही नहीं जा रहा, इसीलिए इस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा। बल्दिया लाहौर नादरा की नादहिंदा है। नादरा की नादहिंदा बल्दिया लाहौर है, लेकिन इसकी परेशानी और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है आम आवाम को, जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाने हैं। अम्बात और तलाक के सर्टिफिकेट का इजरा मुश्किल होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। जी भट्ट साहब, फिर सुर्खी गलत है, फिर सुर्खी गलत है। भट्ट साहब आप अपने ही लोगों को गलत कही जा रहे हैं। सर वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, यहाँ पे होना चाहिए था लाहौर के शहरी बल्दिया और नादरा के नादहिंदा। मतलब आप जो लोगों के पास रहे से पैसे हैं आप वो भी कह रहे हैं निकलवाने, तो वो निकल तो गए हैं और क्या है। वो देखे ना कितने
1740 समेत सर्टिफिकेट के जो हसूल के लिए दरखास्तें थी वो इल्तवा का शिकार हैं। यानी कि आप 2000 लगा लें, 2000 लोगों से जो पैसे निकल गए हैं वो किधर जाएंगे? आप देखें ना कि क्या ये ऑनलाइन की क्या बट साहब, मैं तो यही कहूंगी ये ड्रामेबाजी कुछ लग रही है। मतलब आपके बैकअप जो है वो आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ आप आते जा रहे हैं। ऑनलाइन लोग, कितने ऑनलाइन लोग जो हैं इससे फायदा उठा सकते हैं? बहुत बड़ी तादाद में तो लोगों को ये चीजें इस्तेमाल ही नहीं करनी आती। नहीं, अब आ गई हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये समझ नहीं लग रही कि देखें, जो पैदाइश, अमवात, तलाक के सर्टिफिकेट से रकम बल्दिया को गई, क्या बल्दिया ने उसको कहाँ पे खर्च किया? बिल्कुल, कहाँ पे खर्च किया? आपने 1,50,00,000 रुपए देने हैं, इसका मतलब है कि आपने वो अपनी फलाह बहबूद के लिए, देखें मैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग की तरफ आ रहा हूँ, अब मैं नेगेटिव वर्डिंग, आपने लोगों ने आपको नेगेटिव समझना शुरू कर देना है। देखें ना, मैंने हुकूमत की नजर में भी तो अपने आप को बेहतर करना है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई ना कोई वो एंड पे आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, घबराना नहीं है आपने। देखें, उन्होंने अपनी फलाह बहबूद के लिए वो सारी रकम खर्च कर ली। अब होना तो ये चाहिए था कि ये जो 1,50,00,000 रुपया हुकूमत के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, इंज करके मारो, इंज करके बहुत बड़ी रकम आ जाती है, ठीक है ना। किसी भी चीज में इजाफा कर दें, वो रकम आपने वो नहीं दी है। अब जिन शहरियों से आपने 2000 शहरियों से पैसे लिए, उन बेचारों का क्या कसूर? आप किसी भी सर्टिफिकेट के बगैर कोई जॉब नहीं ले सकते हैं, बच्चे को किसी जगह पे आप एडमिशन नहीं दिलवा सकते हैं। आपने अगर अमवात का सर्टिफिकेट है, अगर आपकी पेंशन लेनी है या आपने बकिया जात लेने, उसके बगैर, अब उन बेचारों का क्या कसूर? उन बेचारों का कसूर ये है, और कसूर बिल्कुल ये है कि वो एतमाद भी कर बैठे हैं और अब भुगतना भी उन्हें पड़ रहा है। हालांकि अगर सिंपल सोल्यूशन है, अगर आपने नहीं देने, मेरे जाती ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, बस सिंपल सोल्यूशन है भाई, ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाएं, उसे आम प्रिंटर से, वो एक सिंपल बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक तजवीज है, इस पर अमल हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। इस वक्त सीसीपी लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी नाज़रीन, सीसीपीओ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मनाजिर भी दिखाएंगे। फिलहाल हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे मसाइल के हवाले से जिन पर आप हमें बारहा कहते हैं कि हम डिस्कशन करें और उन मसाइल का हल निकालें। एक बहुत बड़ा मसला आजकल जो बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ा है, बहुत ही यंग एज में चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल जो आ जाते हैं, उसका इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चूँकि मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे अगर आप बग़ैर इंफॉर्मेशन ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट ऐसे करा लेते हैं जो कि मुस्तनद नहीं होते, जिसका नतीजा फिर बहुत ज़्यादा बुरा निकलता है और अनफॉर्चुनेटली स्किन का मामला है और आप बजाय खुशगवार अपनी स्किन को रखने के परेशान होकर रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हमेशा से अच्छे तरीके जो हैं और वो जिससे आपकी स्किन भी अच्छी रहे, आपका मसला भी हल हो जाए, वो आपके साथ डिस्कस करें। तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर हारून नबी ने हमें ज्वाइन किया है और आप सभी लोग उनको जानते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका काम भी होता है, हम भी जाते रहते हैं और आपसे उनको मिलवाते भी रहते हैं ताकि आपके मसाइल हल हो सके, आपको बता सके कि किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतना खूबसूरत स्टूडियो और सारे एक व्हाट ए ग्रेट चेंज। कांग्रेचुलेशंस टू सिटी 42 टीम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आज हैप्पी। यानी आज डॉक्टर साहब हमारे नए सेट पे फर्स्ट टाइम आए हैं और डॉक्टर साहब ने हमें मुबारकबाद भी दी है। तो ये वो मोहब्बतें हैं जो आपस में इसी तरह से हम लोग बांटते भी रहते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और नए सेट पे आपको भी हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी ट्रीटमेंट मौजूद है और फिर सोशल मीडिया सबसे बड़ा आजकल, मैं अगर कहूँ कि डॉक्टर है, लोग उससे फ़ायदा उठा के कुछ ना कुछ अपनी स्किन पर करते रहते हैं। स्किन पर हम लेज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर ये जाने कि वो मुस्तनद है या नहीं है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि आजकल सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स जो हमारी कम्युनिटी की है वर्ल्ड ओवर, वो है सोशल मीडिया। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स भी नहीं हैं, सिर्फ एस्थेटिशियंस उनको भी कहूँ तो बहुत बड़ी बात है, और वो सिर्फ अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए लाइक इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक और स्नैपचैट, उसको यूज़ करते हुए बहुत सारी सादा लो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं।
तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले हर दफ़ा प्रोग्राम में यही बात कहता हूँ कि हमेशा अपना जो डॉक्टर है वो देखें कि क्या वो मुस्तनिद डॉक्टर है या नहीं है। क्योंकि आजकल ये है ना कि एक खूबसूरत बिल्डिंग और एक जिसे कहते हैं कि चाइनीज़ लेज़र और एक अनट्रेंड टेक्नीशियन, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है। और जिसकी बैकअप पे जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया है। तो उसकी वजह से लोग जो है ना, मासूम लोगों के चेहरे तबाह हो जाते हैं। सही। और उसमें ये कि लोग अक्सर हमारे पास आते हैं कि हमने 20 सेशन कर लिए, हमने 30 सेशन कर लिए और फेस अलग बर्न हो गया, लेकिन हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप इवन कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े को 10 दफ़ा खोल के देखते हैं कि कहाँ से है, कौन है, क्या कर रहा है। तो आप प्लीज़ जब भी किसी जगह से लेज़र कराने लगें तो उन डॉक्टर साहब से पूछें कि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं। नंबर 1, अगर स्किन स्पेशलिस्ट नहीं तो क्या डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर बुरा मान जाते हैं सीरियसली। और मैंने तो बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायतें सुनी है कि अगर आप डिटेल में, वो इनॉइंग वाली एक सिचुएशन हो जाती है कि डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि भाई आप इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपका राइट है कि आप डॉक्टर से पूछें कि आप स्किन स्पेशलिस्ट या ट्रेन डॉक्टर हैं या नहीं। अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट या प्लास्टिक सर्जन नहीं हैं तो आप ये काम करने के मजाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये कोई इसको मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ फेस। बिल्कुल। अगर किसी पेशेंट के चेहरे पे आप एक दाग या स्कार डाल दें जो परमानेंट रह जाए तो आप उसकी लाइफ बर्बाद कर दें। आई कैन शेयर पिक्चर्स ऑफ द पेशेंट्स जो कि मतलब सिर्फ इस वजह से कि सोशल मीडिया पे कि जी उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी तो उनके पास गए। और अब मैं एक PhD स्कॉलर की स्टोरी बयान करता हूँ कि जो इसी तरह ही एक डॉक्टर के हाथ चढ़ गई, जो कि नीम डॉक्टर कहना चाहिए उनको। और मतलब शी वाज गोइंग फॉर हर PhD टू ऑस्ट्रेलिया और हर फेस वाज टोटली र्यून्ड। और उसके अलावा जो है ना, जो सबसे बड़ी बात थी कि साइकोलॉजिकली बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, थी जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल। तो लेज़र जब भी करवाने जाएं हेयर रिमूवल का, पहले डॉक्टर के बारे में पूछें, फिर मशीन के बारे में पूछें और फिर लेज़र स्टार्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेज़र ऐसे जिनको अब आप खुद भी घर में इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका नतीजा भी हमने देखा, बहुत सारे लोग उससे परेशान भी नज़र आए। तो अगर आप घर में खुद इस्तेमाल ऐसा कोई लेज़र करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को प्रॉपर इसका क्या तरीका इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ें इसमें देखनी चाहिए, ये ज़रूर गाइड कीजिएगा। जी, ये जब मेंटेनेंस की बात करेंगे तो इस टॉपिक पे ज़रूर आएंगे, लेकिन हम पहले अपने जो टॉपिक चल रहा है कि लेज़र हेयर रिमूवल, उसको भी कंप्लीट करें। पता है इशू ये है डॉक्टर साहब, लोग सस्ता करने के चक्कर में बजाय डॉक्टर पे जाने के बजाय जो चीज़ें उनको आसानी से अवेलेबल होती हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। वो उसमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे चाइनीज़ डिवाइसेस आए हुए हैं और उसके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो है उससे बहुत सारे पेशेंट को बर्न हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसमें ना कोई कांटेक्ट कूलिंग होती है और दूसरा उसमें एनर्जी का नहीं पता। और वो ज़्यादातर जो चाइनीज स्किन है वो बहुत फेयर है, वो हमारी स्किन टाइप के मुताबिक नहीं है और उससे बर्न होने का चांस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर किसी के सेशंस ख़त्म हो गए, ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अब कोई इक्का दुक्का बाल रह गए जिसको वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस मेंटेनेंस के लिए तो मेरा ख्याल है कि ये सही, बिल्कुल आपने सही कहा। आप प्रॉपर लेजर ट्रीटमेंट क्या है इस पे मुझे बात करनी है। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्रॉपर लेजर ट्रीटमेंट और कितनी आपके बालों के ग्रोथ है तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत भी नहीं होती वो लेजर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब इसको डिटेल में बताएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सेफ तरीके से किस तरह से लेज़र के ज़रिए आप हेयर रिमूवल करा सकते हैं जिसका कोई नुकसान नहीं होगा। जदीद मशीन ऐसी मौजूद है जिसके बारे में हमें बताने वाले हैं डॉक्टर हारून नबी। जी डॉक्टर साहब। जी, आजकल सबसे जो लेटेस्ट मशीन है, वैसे तो हमारे पास लेज़र हेयर रिमूवल की 3-4 डिवाइसेस हैं। जो सबसे लेटेस्ट है वो स्प्रेनो टाइटेनियम है। ठीक है। और ये जो है 3D लेज़र है बेसिकली, और फर्स्ट 3D लेज़र इन पाकिस्तान है। ठीक है। और 3D लेज़र का क्या मकसद है? मकसद ये है कि पहले हमें थिक हेयर्स के लिए और फाइन हेयर्स के लिए 2 डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते थे। अच्छा। और इसी तरह हमें जब स्किन कलर के मुताबिक भी अपनी वेवलेंथ सेलेक्ट करनी पड़ती थी। तो अब उससे क्या हमें फ़ायदा हुआ कि इस 3D में
3 लेजर्स इकट्ठे एक डिवाइस में उन्होंने बंद कर दिए हैं। जबरदस्त। तो उससे हम थिक हेयर्स, फाइन हेयर्स और इंटरमीडिएट हेयर्स और हर कलर की स्किन को हम एक वक्त में एड्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले होता था कि जी कि इसका कम्प्लेक्शन डार्क है, ये हमारी मशीन पे करे तो इससे बर्न होने के बहुत चांस हैं। सही। तो अब ये किया उन्होंने कि वो तीनों वेवलेंथ्स यानी 755, 810 और 1064 एक ही लेजर में दे दिए हैं। सही। तो उससे बर्न होने का डॉक्टर चांस जैसा नहीं कि आपने डिटेल्स बताई हैं कि थिक हेयर्स को अलहदा से रिमूव करने का एक तरीका होता है, चाहे मशीन एक ही है, ऑब्वियसली उस पर भी मैनेज करने हैं आपने, लाइट हेयर्स के लिए फिर कलर का आप बता रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें बताइएगा, ये तो बड़े फिर एहतियात के साथ करनी पड़ती है। ये बहुत एहतियात का काम है, बहुत। ये लेज़र हेयर रिमूवल को लोग समझते हैं कि ये शायद कोई टेक्नीशियन भी कर सकता है, कोई ब्यूटिशियन भी कर सकता है। आप जिस भी क्लिनिक में जाएं, जिस भी स्किन क्लिनिक में जाएं, अपने डॉक्टर को ये बात पे कहें कि आप जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई बर्न नहीं होगा, और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप ये ट्रीटमेंट खुद करें, हमें टेक्नीशियन के हवाले ना करें, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि जिसमें बर्न होने का कोई चांस नहीं है। मतलब आपकी ज़रा सी बेपरवाही से कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैं आपको बताऊं कि मैं पेशेंट्स को बार बार कहता हूं कि आपने फेस अच्छी तरह वॉश किया है कि नहीं। अच्छा। हालांकि मेरा स्टाफ फिर फेस वॉश कराता है, लेकिन महीने में एक पेशेंट ऐसा होता है जो इस सारे प्रोटोकॉल को स्किप कर जाता है। अच्छा। और वो हमें कहता है कि जी मैंने यहाँ फेस वॉश किया हुआ है, और उसमें एक माइनर सा बर्न आ जाता है। और फिर जब मैं उनसे दोबारा पूछता हूँ कि आपने फेस वॉश किया, तो कहते हैं जी वो बस जल्दी में हम भूल गए। तो इस तरह की ये छोटी चीजें सिर्फ डॉक्टर ही पूछ सकता है, टेक्नीशियन नहीं पूछ सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा प्रॉपर कितने सेशन होते हैं ये लेजर हेयर रिमूवल के, क्योंकि लोग इतने बेसब्रे होते हैं ना कि एक दफा आप गए तो अब आपके पास तो ऐसे केसेस आते ही होंगे कि अब जब बार बार पूछना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब ये कब खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल अपने माइंड में ये बात क्लियर कर लें कि मिनिमम सेशंस जो रिक्वायर्ड है वो कम से कम जो है ना 8 to 10 या 10 to 12 सेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर एज वेल एज स्किन टाइप। और कई दफ़ा ये भी होता है कि अंडरलाइंग अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिस तरह PCOS हैं, तो नंबर ऑफ सेशंस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें ये होता है कि जो थिक हेयर ग्रोथ है उसको ख़त्म करने के लिए 6 to 7 सेशंस चाहिए होते हैं, और उसके बाद कुछ मेंटेनेंस सेशन होते हैं कि अगर आपको साल में 3-4 दफ़ा लेज़र के मेंटेनेंस सेशन कराने पड़ते हैं तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया है। लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह है कि आफ्टर यू कैन से कि आफ्टर 1 or 2 years साल में एक दफ़ा आप शिफ्ट हो जाते हैं। एरिया पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह मेरे हिसाब से सबसे स्टबन एरिया अपर लिप है या चिन है। सही। और इसी तरह, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं बॉडी लेजर से, जिस तरह आर्म्स हैं, अंडर आर्म्स हैं, लेग्स हैं, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। सही। जिस तरह अगर मैं लेग्स का, अगर किसी को प्लेस करना हो तो उसको लेग्स का लेज़र में एडवाइस करूँ तो वो आपको 3-4 सेशंस में ऐसा मैजिकल रिजल्ट मिलता है कि आप कहते हैं कि ये तो बड़ा ही कमाल की चीज़ है। सही। इसी तरह आर्म्स हैं, अगर मैं उसका जब लेज़र कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट डिफरेंट है, क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट एरियाज नहीं है। सही। और यहाँ हेयर की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। सही। लेकिन अपर लिप में और चिन में दो जो एक और मेजर प्रॉब्लम होता है कि ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, नंबर 1, और नंबर 2 हेयर रूट की डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट होती है। सही। सही। तो एप्रोप्रिएट एनर्जी यहाँ पहुँच नहीं सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ डिफरेंस पूछना चाहूँगी। अगर वो लोग जो कि वेरी फर्स्ट टाइम लेज़र करा रहे हैं और अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या डिफरेंस है वो लेज़र ट्रीटमेंट में और वो लोग जो कि पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करा चुके हैं? आपको भी क्या प्रॉब्लम होती है उस तरह? जी, ये तो डेली हमारे पास ये लोग आते हैं, ठीक है, जो कि पहले कि जी हमने वहाँ से जिसे कहते हैं, इनको मैं क्या कहूँ कि एस्थेटिशियंस के क्लिनिक से या ब्यूटी क्लिनिक से जो हमने लेज़र कराए और हमने 15 सेशन लिए 20, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ एक सेट पैरामीटर का पता है। ऐसे ही है। ये ट्रीटमेंट टेलर होने वाला ट्रीटमेंट है कि हर पेशेंट के लिए एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे अपनी मशीन को ट्यून अप करना है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू द हेयर टाइप, और फिर मैंने अपने पैरामीटर सेट करने हैं। तो उन लोगों को तो ट्यूनिंग एक ही होती है कि बस आपने ये बटन दबाना है और उसके बाद अल्लाह अकबर शुरू हो जाना है। सही। सही। ठीक है। और लेकिन इसमें हर पेशेंट को, हर पेशेंट में हर एरिया को आपको मॉडिफाई करना होता सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बस खूबसूरत दिखने के चक्कर में, एक स्किन आपकी खुशनुमा दिखे, बहुत लाइट हेयर भी हैं तो आप उसको भी लेज़र करा रहे हैं।
अब इस प्रैक्टिस को कैसे आप देखते हैं? क्या ये आपको करा लेना चाहिए बिला खौफो खतर के ये जो थोड़े से बाल हैं ये भी खत्म हो जाएंगे? देखिए, बाल ख़त्म तो नहीं हो सकते ना। मैं आपको बार बार ये बात समझाता हूँ कि अगर 100 हेयर हैं तो 100 के 100 बाल ख़त्म नहीं होंगे। सही। हमारा टारगेट ये होता है कि 80 हेयर ख़त्म हो जाएं और अगर 20 रह भी जाएं और जो इतने फाइन हो जो हर किसी के चेहरे पे होते हैं, यू शुड लीव इट। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपीयरेंस हो, तो फिर आप मेंटेनेंस सेशन में चले जाएं। ठीक है। तो वो एक अलग आइडिया है। लेकिन मैंने देखा कि कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनके बहुत फाइन हेयर होते हैं। मैं उसको कहूँगा कि फाइन हेयर भी नहीं, फज़ जो नॉर्मल हेयर होते हैं, तो काइंडली उसको ज़रा छेड़ने से परहेज करें तो अच्छा है। सही। ठीक है। सही। तो मैं ऐसे मतलब स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं वो उनकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए, चेहरे पे एक दाना भी नज़र नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ थैंक्स टू स्नैपचैट फिल्टर्स, सोशल मीडिया फिल्टर्स कि ये आपने सही कहा। ये जो है ना, ये आजकल मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि लोग स्नैपचैट फिल्टर पे अपनी तस्वीर उतारते हैं और कहते हैं जी ये देखें मुझे ये वाली बनना स्किन है, चाहिए, मुझे ये ऐसे स्किन बनानी है, ये मुझे ऐसे लिप्स बनाने हैं, ऐसा नोज बनाना है। और मैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत तंग हूँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो कि अब आई एम सॉरी टू से अपनी स्किन पे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं और प्रॉपर उनकी स्किन पे निशान है, ब्लैक धब्बे मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, अगर अब वो कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो उनकी स्किन क्या ठीक हो सकती है? अगर जी उनकी स्किन बिल्कुल, जल गई ऐसी है? कोई बात नहीं। आप अगर दोबारा भी आप किसी ट्रेंड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन पे जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। वो सब हमारे पास हर चीज़ का एक सलूशन होता है। सही। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह हर चीज़ हम रिकवर कर लेंगे। सही। अच्छा, सेकेंडली एक और चीज़ है जिसपे हम अक्सर लोगों को देखते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल भी क्या हेयर ग्रोथ जो है वो रोकने के लिए किया जाता है, आप रिकमेंड करते हैं? जी, इसमें ये होता है कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं उसमें अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते सही। हैं और अंडरलाइंग हार्मोनल प्रॉब्लम्स में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है पीकॉस या पीसीओस जिसे हम कहते हैं अक्सर। हम हर पेशेंट का बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर 2-3 ट्रीटमेंट्स जब हमें लगता है कि इसका एडिक्वेट रिस्पांस नहीं है तो अंडरलाइंग हार्मोन टेस्ट ज़रूर कराते हैं और उसके बाद अगर किसी की हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है तो उसको हम अपने एंडोक्राइन या गायनी डॉक्टर के पास ज़रूर रेफ़र करते हैं। और इन पेशेंट्स को आमतौर पे या तो वो पिल्स रिकमेंड करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और या फिर जो है ग्लूकोफेज या एल्डेक्टॉन, ये 3 दवाइयाँ जो कॉमनली यूज़ होती हैं ठीक है। इन पेशेंट्स में। सही। और इसके अलावा जो है ना एक टॉपिकल लगाने की भी क्रीम है जो हम अक्सर अपने पेशेंट्स को हेयर ग्रोथ स्टंट करने के लिए लेज़र के साथ देते हैं। सही। और लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ तब है कि जब साथ लेज़र हो रहा हो। साथ लेज़र हो तब आप साथ मेडिसिन लेंगे, अदरवाइज अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे रहेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, नॉर्मल आपके फेस पे कितने बाल हों, जो बहुत सारे लोग हमारा शो देख रहे हैं परेशान हो जाते हैं, किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं शादी है तो आपको ख्याल आ गया कि अच्छा स्किन अच्छी नज़र आनी चाहिए तो फ़ौरन आप डॉक्टर के पास भाग जाएं। कितना टाइम डिफरेंस होना? मैं ये कहता हूँ कि एक बात तो आपने याद रखनी है ना कि ये जो हम लेज़र कर रहे हैं ये एक सेशन नहीं है। ठीक है। ये तो हमें कम से कम जिस तरह आपको पहले बताया कि 8 to 12 सेशंस की वो है कहानी। और ये एक सेशन और दूसरे सेशन के दरमियान में 1 माह का या 4 to 8 वीक्स का गैप होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्किन रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। सही। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो टू बी ब्राइड्स होती हैं तो वो आ जाती हैं कि जी कि मेरी शादी अगले हफ्ते है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल आप मुस्तकिल ख़त्म कर दें। तो ये उन सबको मैसेज दे दें, अगर आपके पास आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं या आपके बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसको कम से कम 6 मंथ्स बिफोर प्लान कर लें। सही। सही। और कम से कम 3 मंथ्स बिफोर प्लान कर लें ताकि आपको एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आए एट द टाइम ऑफ योर फंक्शन। सही। सेकेंडली एक और चीज़ मुझे पूछनी है, वो लोग जो कि लेज़र का इस्तेमाल अपने चेहरे पे कराते हैं, क्या उन्हें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है? जैसे हम बाहर जा रहे हैं, धूप में सन ब्लॉक लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, स्पेशल कोई सोप का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या बिल्कुल स्किन की उनको मुकम्मल तौर पर नॉर्मल स्किन से ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है? जाहिर है इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी लेज़र कराते हैं
तो अपने डॉक्टर से पोस्ट ऑपरेटिव केयर ज़रूर पूछनी। ठीक है। इसमें देखें ना, लेज़र शुआएं जब स्किन पे पड़ेंगी तो ज़रा स्किन सेंसिटिव हो जाती है। फर्स्ट 2 डेज़ के लिए हम कोई एंटीबायोटिक या कोई टॉपिकल स्टीरॉयड ज़रूर रिकमेंड करते हैं। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इधर वो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल। सन ब्लॉक का इस्तेमाल। सन ब्लॉक तो मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि फोटो प्रोटेक्शन, मैं इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करता हूँ नॉट सन ब्लॉक बल्कि फ़ोटो प्रोटेक्शन। ठीक है, फ़ोटो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है लेज़र के बाद। और वो वैसे भी ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि एजिंग को प्रिवेंट किया जाए तो फ़ोटो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। लेकिन जब आप हेयर रिमूवल लेज़र या कोई लेज़र करें तो स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाती है। तो इन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बाद में सन ब्लॉक रेगुलर इस्तेमाल करें और फोटो प्रोटेक्शन का ख़ास ख्याल रखें। सही, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप लेज़र करवा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। लेकिन इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि अपने डॉक्टर की डिटेल्स ज़रूर जानें, और क्योंकि आप स्किन के लिए कुछ करा रहे हैं तो इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर के अलावा उनसे ये ज़रूर पूछें कि आप मेरे चेहरे पे मशीन क्या लगाएंगे, क्या लगा रहे हैं, कौन सा लेज़र यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये आपका राइट है। आप पूछें उनसे कि आप कौन से डॉक्टर हैं। पहली बात, क्या आप सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आप मेरे चेहरे के मुताबिक कौन सी मशीन यूज़ करें। सही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक आपको अपने डॉक्टर के बारे में ही नहीं पता होगा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, वो मशीन जो कि आपके चेहरे पे इस्तेमाल होने जा रही है उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो फिर रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, आप परेशान ही रहेंगे, हैरान ही रहेंगे कि पता नहीं अभी मेरे स्किन पे ट्रीटमेंट होने वाला है और इसके बाद क्या होगा। एक और अहम टॉपिक जो कि आज का हम डिस्कस करने वाले हैं, यूरिन प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा मसला ये बनता जा रहा है, क्या कहेंगे और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? जी, आजकल तो नहीं, काफ़ी पुराना मसला है पाकिस्तान में भी, और वो बात कम हुई है वैसे बात इस पे ये ओपनली बात मेरे हिसाब से तो कभी होती नहीं होती है। बिल्कुल, तो ये एक वो हिडन टॉपिक है, लेकिन हमारे पास इसके कई दफ़ा पेशेंट्स आते हैं और ज़्यादातर इसके पेशेंट या गायनोकोलॉजिस्ट के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और वो है यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम। यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम चूँकि आपको यहाँ पता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज और ढेर सारे बच्चे तो हमारे कॉमन है इधर, उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स वो बहुत वीक हो जाते हैं। और एक वजह तो ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज, और दूसरा इसकी एक और वजह होती है कि प्रोलॉन्ग लेबर्स, तो उसकी वजह से, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और उसकी वजह से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। सही। और फीमेल्स में स्पेशली जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं कि जी आप लेज़र कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम लेज़र डिवाइस है कि हम जब भी खांसते हैं या जब भी ज़ोर से हंसते हैं या तेज़ चलने की कोशिश करते हैं या झुक के कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारा यूरिन लीक हो जाता है, और फ्यू ड्रॉप्स हैं तो हमें नमाज़ पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है और हमें बार बार वज़ू के लिए जाना पड़ता है। और कई दफ़ा तो वो कहती हैं कि हम इस वजह से नमाज ही नहीं पढ़ पाते कि हमें पाकीज़गी का ख्याल इलाज इसका मुमकिन है लेज़र के ज़रिए? अब इसके लिए जो सबसे दुनिया भर में इसके लिए जो एक बेस्ट सॉल्यूशन आया है दैट इज़ नॉन इन्वेसिव। पहले हम ये पेशेंट्स रेफ़र करते थे गायनोकोलॉजिस्ट को, पहले हम ये पेशेंट रेफ़र करते थे यूरोलॉजिस्ट को, या क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन थी वो इतना काम नहीं करती थी। तो सर्जरी के अलावा जो अब लेज़र में नई ऑप्शन आई है वो हमारे पास है इंटीमेट वेव के नाम से। सही। इट्स अ वेरी इजी ट्रीटमेंट। इसमें एक चेयर है जस्ट लाइक दिस, उसके अंदर ही इनबिल्ट लेज़र डिवाइस हैंड पीस रखे हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो उनको हम बिल्ड कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही। और इट्स सो इजी ट्रीटमेंट कि आपको कोई ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई अपने आप को अनड्रेस करने की या प्रोलॉन्ग डिस्कशन की या शेमफुल फील करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सीधा आके ये अपने डॉक्टर को बताना है, और उसके बाद ये इंटीमेट वेव जो एक फोटोना का वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है, तो उस पे आपने इस चेयर को आके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके भी क्या सेशंस होते हैं? आपको इसका लेकिन बड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ठीक है। इसमें यह है कि आपको 6 to 8 ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं, 2 ट्रीटमेंट्स पर वीक के हिसाब से। सही। और 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का एक ट्रीटमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अच्छा मैं कुछ फीडबैक भी चाहूंगी कि आप इसका शेयर करें, जिन लोगों का आपने ये ट्रीटमेंट किया है कैसा फीडबैक? ये दुनिया भर में अब ये FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है,
मतलब ये वो ट्रीटमेंट नहीं है कि जो पाकिस्तान में है, दुनिया भर में ये ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ फीमेल्स बल्कि मेल्स का भी। तो इसमें यूरिन लीकेज जो है ये कि आप यूरिन अर्जेंसी और या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसको इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की है या स्ट्रेस अर्जेंसी की है। और मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स जो काफ़ी दफ़ा आके ये डिस्कस करती हैं, तो उसको देखते हुए फिर हमने ये डिवाइस लिया, ऑप्ट किया। और वो चूँकि वो इसको कहती हैं कि जी हम डॉक्टर को भी नहीं बताना चाहते, सही। और इसमें यह है कि 6 ट्रीटमेंट होते हैं या 8 ट्रीटमेंट होते हैं, और आपने जस्ट चेयर पे बैठ के मैगजीन पढ़ना है और लेज़र शुरू हो जाता है। सही। और 30 मिनट्स में, और इसके 6 ट्रीटमेंट्स या 8 ट्रीटमेंट्स के बाद सिग्निफिकेंट पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अच्छा, अगेन डॉक्टर साहब यहाँ पे ये चीज़ें हमारे नाजरीन के लिए मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कुछ ऐसा नया आता है तो हम देखते हैं ना, वो नीम हकीम खतरा जान भी मैदान में आ जाते हैं। और इस तरह की कई मशीनें, अगर आप मुस्तनद डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, अच्छी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान, वैसे तो ये काफ़ी सेफ मशीन है, ठीक है, और लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मतलब सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो उसका ऑपरेटर है उसको उस मशीन की फुल डिटेल्स पता होनी चाहिए। सही। और उसको ये पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को सिलेक्ट करना है और किस पेशेंट को नो करनी है। सही। क्योंकि हर पेशेंट इस किसी भी डिवाइस का एक सही कैंडिडेट नहीं होता। सही। यू कैन नॉट ट्रीट एवरी पेशेंट। जो पेशेंट इस चीज़ के लिए या जो जिनकी डायग्नोसिस नहीं है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, या इसको एक और टर्म भी यूज़ करते हैं कि रेस्ट रूम लीकेज, तो वो जो है अगर उसके सही काज पता नहीं है तो मेरे ख्याल है कि उन पेशेंट्स में फिर आप उसको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, उसको फाइनेंशियल लॉस ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एज ग्रुप भी क्या इसमें मैटर करता है? आप देखते हैं कि एज ग्रुप मेरे पास तो चूँकि वो पेशेंट्स वो भी आते हैं कि जो यंग होते हैं लेकिन वो मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से और प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, उनमें ये बहुत प्रॉब्लम होता है। और दूसरी इसका जो एज ब्रैकेट मेरे पास ज़्यादा है वो है पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ का। सही। और उन लेडीज़ का भी जो एक वेट गेन वेट लूज़ करती रहती हैं और ज़ीरो एक्सरसाइज के साथ, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको वो जो स्पेशली मुझे अभी तक वो फर्स्ट पेशेंट जो जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था वो याद आती हैं कि बेटे मुझे जो है ना इसका बहुत प्रॉब्लम है कि, तो फिर उसके लिए हमने एक इलामा साहब से भी मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि खैर ये तो एक जेन्युइन डिजीज़ है, अगर इसका इलाज नहीं है तो उनकी नमाज में कोई रुकावट नहीं है। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब ये इंटीमेट वेव के नाम से ये डिवाइस है और बड़ा इजी ट्रीटमेंट है और कोई डाउन टाइम भी नहीं है, बिल्कुल, और कोई सर्जरी भी नहीं है, और कोई दवा भी नहीं लेनी, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सेफ है, आप सेफ के लिए परेशानी कोई नहीं है। और अभी हम मुसलसल डॉक्टर हारून का नंबर भी शेयर कर रहे थे अपनी स्क्रीन पे। वो मकसद सिर्फ यही था कि हम चाहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप मौसर डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आप फ़ायदे के बजाय किसी नुकसान में ना चले जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज तो मेरा हर दफ़ा बड़ा क्लियर होता है, और फिर मैं आज ये कहूँगा कि जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने जाएं तो उसके लिए ट्रेंड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्रेंड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं और उनसे भी ये सवाल करें कि आप क्या ये मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब करेंगे या कोई ट्रेंड स्टाफ करेगा, और आप मेरे इस प्रॉब्लम के लिए कौन सी मशीन यूज़ करेंगे, और क्या आप अपनी मशीन के साथ कॉन्फिडेंट हैं कि वो मेरी स्किन को बर्न तो नहीं करेगी। सही। तो फिर मेरे ख्याल है कि ये सब ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जाते जाते याद आया, कोविड की वजह से भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। जी तो बिल्कुल, मैं तो हर वक्त बिल्कुल, वो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं जिस तरह से आप बिल्कुल पैक होते हैं और आप अपना सारे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। हर किसी को ये अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, आप गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक फॉलो द प्रोटोकॉल्स, वेयर द मास्क, सैनिटाइजर्स, ये 2-3, और अब अल्लाह का शुक्र है कि इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल के हम इसे काफ़ी हद तक
बाहर आ जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम अब इस टॉपिक को वाइंड अप करने वाले हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज ये दिया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप जिस किसी भी डॉक्टर का इंतखाब करें, डॉक्टर के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, जो ट्रीटमेंट आप कराने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, कौन आपका ट्रीटमेंट कर रहा है ये आप मुकम्मल तौर पे जानें, क्योंकि ये आपका राइट है। अगर आप अच्छा दिखना चाह रहे हैं और स्किन को अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आपको अब टाइम टू टाइम बुलाते रहना है, क्योंकि लोग बार बार हमें मैसेजेस करते हैं कि डॉक्टर साहब को बुलाएं और हमारे स्किन के मसाइल जो हैं वो डिस्कस करें। और मैं फिर दोबारा सिटी 42 और उसकी टीम को कांग्रेचुलेट करता हूँ। व्हाट ए नाइस अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। समेत दुनिया भर में और रेडियो का ये जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लोग रेडियो से जो है वो हासिल किया करते थे। बहुत सारी, वो चाहे खबरें हैं, वो चाहे एंटरटेनमेंट है, वो चाहे ड्रामाज हैं, मतलब रेडियो के बारे में तो मैंने ना सिर्फ लोगों को ड्राइव करते हुए बल्कि घर में ख़वातीन इस तरह से अगर कोई काम कर रही हैं, रेडियो चल रहा है, वो जो कहते हैं ना जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता था, ये वो चीज़ें थी। लेकिन जैसे जैसे दौर जदीद आता गया, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये चीज़ कम हो गई। लेकिन आज भी जब कभी भी आप रेडियो लगा लेते हैं तो वो आवाज़ खुशगवार और फिर वो एहसास वो आपको एक पुरानी यादों की तरफ भी लेके जाता है। लेकिन आज भी रेडियो की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आते जाते आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो चाहे आप रास्ते में हैं और आप बोर हो रहे हैं, आप गाना सुनना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अभी भी प्रेफर करते हैं रेडियो को। तो अहमियत क्या है दौरे जदीद में, रेडियो कितना जदीद हो चुका है, नई शक्ल रेडियो ने क्या इख्तियार कर ली है, और फिर बहुत सारे लोग जो हैं आज भी उस ज़माने के रेडियो को याद करते हैं। वो डिफरेंस क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। रिजवान कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि आरजे और माशाल्लाह से 12 साल से वो रेडियो के साथ मुंसलिक भी हैं, इतना लंबा अरसा रेडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम, क्या बहुत हाल बहुत चाल है शुक्रिया। आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आगाज ही यहाँ से कर लेती हूँ। 12 साल का अरसा बहुत टाइम होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप माशाल्लाह से अपना ये सफ़र कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये ऐसे है कि आपको एक चीज़ का पैशन हो, शौक हो, जिस अगर आपको हॉर्सिंग का शौक है, आप यहाँ पे मौजूद, नो मैटर 5, 10, 15, 20 साल आप करते रहेंगे क्योंकि आपको शौक है। बिल्कुल। और फिर जब आपको लोग पसंद करते हैं, आपके काम को सराहा जाता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपके लिए बनती जाती हैं। जितने भी रेडियो के आरजे होते हैं, सबसे पहले फोकस जो किया जाता है, मैं जब रेडियो सुनती हूँ, आप यकीन माने मुझे जो आवाज़ अच्छी लगती है मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ। तो आपकी तो आवाज़ भी बहुत अच्छी है, कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अक्सर गुस्सा ये आता था कि हम कंटेंट पे बहुत मेहनत करके आते हैं, और जब कॉलर्स आते हैं या मैसेज आते हैं तो वो सिर्फ ये आते हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? सर टॉपिक को छोड़ें आप, बस आपकी आवाज़ सुनते सुनते हम जो है ना सारा वक्त गुजारते हैं। तो ये चीज़ सच है कि रेडियो का सबसे पहला इम्पैक्ट जो सुनने वाले जो चीज़ देखते हैं मोस्टली वो आवाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब इतना दौर जदीद होता गया और हर चीज़ में जिद्दत आती गई, एक बड़ी दौर और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई अपने आप को मेंटेन करना, किस तरह मैनेज कर देते हैं आप? अच्छा, डिपेंड करता है कि आप किस एरा से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी कहता हूँ कि हम एक नई जनरेशन है, क्योंकि अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो जिस तरह आप भी ज़ुबान का ख़ास ख्याल रखती हैं अभी कि उर्दू में बात हो रही तो उर्दू में ही चलते चले जाएं, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी। तो अगर आप पीछे 90s, अर्ली 90s या लेट 80s में चले जाएँ, उससे पीछे चले तो अब ना सिर्फ आवाज़ बल्कि अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ पे बहुत जोर होता है। बिल्कुल। कि उर्दू बोली जा रही तो उर्दू ही बोलते चले जाए, अगर इंग्लिश या अंग्रेज़ी का इस्तेमाल हो रहा है तो अंग्रेज़ी ही चलती चले जाए। हमारा ज़माना कह लें कि मिड लेट 2000 या 21st सेंचुरी के जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये आगे ज़माना बाइलिंगुअल, अंग्रेज़ी, फिर सेम वो है, इसको हम बोलते हैं पॉप कल्चर। हम पॉप कल्चर का वो हिस्सा है कि बाइलिंगुअल ज़ुबान चल रही है, लैंग्वेज का ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा, और फिर साथ आप लफ्ज़ों को तरोड़ मरोड़ के जो है अदा करें, इसको कूल समझा जाता है। सही। विच इज़ ओके कि आजकल की जनरेशन उस चीज़ को पसंद करे। सही सही। तो अब बिल्कुल ये रेडियो में जो चेंजेस आए हैं वक्त के साथ वो हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक मैं ना लूँ।
जब हमारे साथ एक आरजे मौजूद हैं तो क्यों ना हम उनके स्पेसिफिक अंदाज में ब्रेक की तरफ जाएं। ब्रेक का लिंक आप लें, फिर मैंने आके आपसे बातें करनी है। बहुत सही हो गया। सो ख़वातीन और हज़रात, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बहुत ज़बरदस्त, ब्रेक के बाद आते हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, उर्दू अदब के बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े मेज़बान जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ ही रेडियो से किया, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा भी रेडियो से और फिर आगे जाके टेलीविज़न पे हमें उनका काम बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आया। अब जो हम शुरू में अब रोशनी डालें कि जिस तरह से रेडियो पर काम हो रहा था, अब जिस तरह से काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत कुछ पहले सीखने को लोग कहते हैं मिलता था, लेकिन अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ही रह गया है। तो रिजवान मेरे ख्याल से बेहतर बता सकते हैं ऐसा क्यों है, अभी वो सीखने वाला अमल रेडियो से बहुत दूर क्यों चला गया है? क्या कहेंगे रिजवान? सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन डिफरेंट रेडियो स्टेशंस, ठीक है, हर किसी का एक डिफरेंट एक मार्केट सेगमेंट जिसको केटर करना चाहते हैं, और फिर हम बोलते हैं एक साउंड ऑफ द रेडियो स्टेशन। सही सही, कि हर स्टेशन की एक अपनी साउंड, एक अपनी बीट है, एक अपना एजेंडा है जिसके तहत वो चलता है। सेम वे अगर हम पुराने रेडियो स्टेशन जो पहले दिन से मौजूद हैं वहाँ जाएंगे तो उनका तरीक़ेकार अभी भी वही है। सही, ज़ुबान पे उनका जोर है, कंटेंट के ऊपर जोर है उनका, और वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इंफोटेनमेंट पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बात करें जदीद दौर, करंट जनरेशन, उसको केटर करना है आपने, उनको कैप्चर करना है आपने, तो यू हैव टू कम अप विद आइडियाज़ जो उनको केटर करें। जैसे कि आपका शो है जिसके बारे में आपने मुझे बताया, तो मुझे बताएं कैसा फीडबैक आता है, आपके अपने शो का क्या थीम है? अच्छा, मैंने बहुत सारे शोज़ किए ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स। मैंने जब आगाज़ किया तो बहुत इंटरेक्टिव शो, क्योंकि मुझे बहुत शौक था, आई वाज अ सोशल एनिमल, कि लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनकी राय को जानना। तो म्यूज़िक फीवर से स्टार्ट लिया, फिर वीकेंड रौला पर आया, और अब आफ्टर 10-12 ईयर्स आई हैव शिफ्टेड टू अ रिक्वेस्ट शो, जो कि कंप्लीट रिक्वेस्ट शो, जहाँ पे गुफ्तगू कम से कम। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर लोग फरमाइशें इस तरह की कर रहे होते हैं और कभी कोई एक आदमी मिस हो जाए आपके लोग नाराज़ हो जाते हैं। लोग गिला शिकवा, नाराज़गी, हमारे लोग सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं कि भाई आपने हमारी फरमाइश को जो है इग्नोर कर दिया है, या आपने जान के नहीं प्ले किया, आपने जान के उनकी पहले प्ले कर दी। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि पाकिस्तान, जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, तमाम शहरों से जो फीडबैक आता है हमेशा खूबसूरत, हमेशा अच्छा। अपार्ट फ्रॉम कि सिर्फ आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत सारे ऐसे सुनने वाले होते हैं जो वाकई कंटेंट को बहुत गौर से सुनते हैं। अच्छा, कंटेंट का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे बताएं किस तरह से प्लान करते हैं? अच्छा, प्लान जिस तरह आप टॉपिक डिसाइड करना हर रोज़ भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दिस इज़ वेयर यू हैव टू बी क्रिएटिव, कि आपको जो है बहुत, और इस दफ़ा बल्कि जो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है इस साल की, वो एक क्रिएटिव होना भी है, क्रिएटिव एंड कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। तो वो यही कि ऐसे आइडियाज़, अब हफ्ते में एक शो हो तो आसान है, लेकिन जब 4-5 शोज हों तो इट्स अ प्रॉपर। हम यहाँ मिसाल बैठे हैं ना। बिल्कुल, जैसे आपकी मिसाल है कि आपके शो में सिर्फ एक मौजू को डिस्कस नहीं किया जा रहा, बल्कि 3-4 डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे। बिल्कुल। और हर सेगमेंट में फिर सवाल लेकर आना, और ऐसे सवाल जो कि हवा में तीर चलाने वाले नहीं है, रेलेवेंट सवाल। बिल्कुल, दैट वुड मेक सेंस नॉट जस्ट टू द गेस्ट बट द ऑडियंस एज वेल। बिल्कुल। तो ये चीज़ वाकई इसमें मेहनत होती है, ना सिर्फ आप, कई दफ़ा आपको शार्प ऑब्जर्वर होना पड़ता है, सड़क पर आप जाएं तो आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। और एक चीज़ बड़ी होती है, हम जब अक्सर रेडियो जॉकीज शो पर आते हैं तो सबसे पहले वो बात करेंगे कि भाई ध्यान से चलाएं गाड़ी, सीट बेल्ट बांधें, या फॉर द लव ऑफ गॉड कि प्लीज जो फास्ट लेन है उसको छोड़ के आप मिडिल लेन में, क्योंकि वो चीजें हम हर रोज देखते हैं, फील करते हैं। यानी आप काम के साथ साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और अपने सुनने वालों का बहुत सारा ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त लगा आपसे बात करके, एंड विश यू गुड लक। आप जिस तरह से माशाल्लाह से अपना काम कर रहे हैं, इसी तरह से कामयाबी का सफर जारी रखें, लोगों को आप एंटरटेन करते रहें और इतनी खूबसूरत आवाज में लोगों से बातें करते रहें। मैसेज देना चाहेंगे कुछ? वेल, यही कहूँगा कि आजकल के दौर में हम बहुत जल्द एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, टांग खींचते हैं, बट आई वांट अस कि हम लोग इस चीज़ पर फोकस करें जो हमेशा एक दूसरे को इनकरेज करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।